अगली टर्म है जी नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट सर जो इंडियन रेजिडेंट है, जो इंडियन है बेसिकली, कमाई वो कहीं पर भी कर रहा है, इंडिया में कर रहा है या फॉरेन काम कर रहा है। But the normal resident of a country means is a person or an institution। जैसे जो कंपनी रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर वो इंडियन रेजिडेंट कहलाता है। Who normally resides in a country, कंट्री में रहता है, and whose center of economic interest lies in that country। economic interest मतलब पैसे, कमाई का जरिया। नॉर्मली रिजाइड का मतलब नॉर्मल इंडिया में रहता है, हो सकता है जैसे काम से, बिजनेस के काम से, ऑफिस के काम से बाहर जाता रहता है, नॉर्मल इंडिया में रहता है। जैसे नॉर्मल रेजिडेंट इकोनॉमिक्स के हिसाब से हर एक्ट के हिसाब से अलग डेफिनेशन होती है। रेजिडेंट की इनकम टैक्स में अलग डेफिनेशन है। पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा वाला ऑप्शन है जी? लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं जी फैक्टर इनकम। सर एक पर्सन के घर में अगर माइंड लगाए हर एक टाइप के बिजनेस घर में इनकम कहाँ से आता है? तो मान लीजिए मेरे डैडी जॉब करते हैं तो सैलरी से इनकम आती है, या मेरे डैडी बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट से इनकम आती है। ये सपोज क्या है सर, हमारे बिजनेस वगैरह था, खत्म हो गया, ठप हो गया, हमारे कुछ प्रॉपर्टियां पड़ी है, वहां से रेंट की इनकम आ रही है, बस। उससे सर को बोले सर मैं दादाजी के साथ रहता हूँ, उनकी पेंशन आती है, मतलब पेंशन बेसिकली जो खुद का ही पैसा जमा होता है उस पर इंटरेस्ट आ रहा होता, ठीक बात है। तो इन जनरल जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, जो टाइप्स ऑफ इनकम होती हैं, वो 4 ही होती हैं। तो मेन इनकम को हम इकोनॉमिक्स में टर्म दे रहे हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम टर्म दे रहे हैं हम मेन इनकम को, और वो इनकम 4 तरीके की होती हैं। बिजनेसमैन हो अगर आप तो प्रॉफिट, एम्प्लॉय हो तो सैलरी, अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है तो रेंट की इनकम, आपने पैसा इंटरेस्ट पे दे रखा है तो इंटरेस्ट की इनकम। हर एक घर में इन 4 में से एटलीस्ट एक सोर्स ऑफ इनकम होता है जिससे घर चलता है। पढ़ते हैं सर एक बार, फैक्टर इनकम, इनकम अर्न्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो चीजें प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं, लेबर काम करते हैं, लैंड जगह, कैपिटल पैसा लगाते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब ओनरशिप का रिस्क लेते हैं। लेबर को वेजेस मिलती है, लैंड के बदले रेंट मिलता है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस का रिस्क ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बदले में प्रॉफिट मिलता है। फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस मतलब मेन सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो 4 इनकम कौन सी हो गई? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट। अब इसमें वेजेस वर्ड ही है, सैलरी भी इसके अंदर आ गया, रेम्यूनरेशन भी इसके अंदर आ गया। नेक्स्ट है जो टर्म फैक्टर पेमेंट, सॉरी ट्रांसफर पेमेंट। देखिए ट्रांसफर पेमेंट क्या कॉन्सेप्ट है? इन जनरल जब हम किसी को पैसे देते हैं तो रिटर्न में वो कुछ ना कुछ मेरे को देता है। किसी लेबर से मैंने काम करवाई तो उससे सर्विस ली और पैसे दिए, किसी इंजीनियर से कुछ काम करवाया तो सर्विस ली और पैसे दिए, डॉक्टर ने मुझे कंसल्टेंसी दी और मैंने उसको पेमेंट करी। लेकिन कुछ पेमेंट ऐसी होती है इसके बदले में कुछ नहीं आता, पैसे दिए रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, उन वाले पेमेंट को बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। पैसे गए और आए कुछ नहीं। रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। रिटर्न में कुछ नहीं है जी। दे आर वन साइडेड पेमेंट मेड विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, पेमेंट हो रही है सिंगल साइड से। एग्जांपल जी ओल्ड एज पेंशन। इंडिया में ऐसा रूल है 2500 रुपए महीना पेंशन मिलती है हर एक सीनियर सिटीजन को।
सालाना इनकम 1 लाख से कम होनी चाहिए, मतलब 60 एज के बाद अगर आप अच्छा अर्न कर रहे हो ऑलरेडी फिर नहीं मिलेगी पेंशन। आपकी सालाना इनकम 1 लाख से कम होनी चाहिए। तो आप पेंशन फंड में अपने आप को रजिस्टर कराओ, हर महीने आपको 2500 रुपये मिलेंगे। तो बदले में कुछ दे नहीं रहे हो, और गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि भाई जो ओल्ड एज पर्सन है उनके बच्चे देखभाल नहीं कर रहे हैं तो 2500 रुपये महीना से कहीं ना कहीं उनका जो बहुत बेसिक खर्चे हैं वो तो निकल सकते हैं। टैक्सेस, तो टैक्स देते हैं, बदले में कुछ नहीं मिलता रिटर्न में। स्कॉलरशिप में गवर्नमेंट देती है स्टूडेंट्स को, तो बदले में कुछ नहीं मिलता। तो ये वो पेमेंट्स हैं इसके रिटर्न में कुछ नहीं होता। टैक्स की एक और मीनिंग, इसकी डेफिनेशन है कि टैक्स इज अ कंपलसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। एक्सटॉर्शन समझते हैं जी, हफ्ता वसूली, एक्सटॉर्शन उसे कहते हैं। मुझे सुना होगा ना एक्सटॉर्शन मनी, किडनैप कर लेते हैं उसको एक्सटॉर्शन मनी कहते हैं। तो टैक्स इज लाइक अ एक्सटॉर्शन मनी। ये कंपलसरी हमें बोलती है, मैं कमा करके लाया 10 लाख रुपए घर पे, तो गवर्नमेंट कहे 3 लाख रुपए मुझे दे इसमें से, वरना जेल कर देंगे, 10 लाख पूरा ले लेंगे वरना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टैक्स के बदले में कुछ रिटर्न नहीं है सर। स्कॉलरशिप जिसको मिल रही है बदले में कुछ नहीं देना स्टूडेंट को, और ओल्ड एज पेंशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ऐसी पेमेंट को ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12। ऑप्शन नंबर ए सैलरी से बदले में सर्विस देनी होती है। ऑप्शन नंबर सी बोनस फ्री में तो मिलता है लेकिन बदले में कोई ना कोई सर्विस दी होगी एम्प्लॉय ने। ऑप्शन नंबर डी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे पेंशन फंड में एम्प्लॉयर अपनी जेब से पैसा जमा करता लेकिन अगेन बदले में कोई तो सर्विस ले रहा है। बी ऑप्शन में बदले में कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए बी ऑप्शन आंसर है स्कॉलरशिप। ध्यान रहेगा सर। किसी पर्सन की डेथ हो जाए तो पेंशन की सब मिल जाएगी। हाँ, अगर मैंने तो सिंपल सी बात है, मेरे तो पैसा, जैसे मैंने अपना पैसा एनपीएस में इन्वेस्ट करता हूँ पेंशन फंड, तो मैं हर महीने पैसा जमा कर रहा हूँ। उसके अंदर जब 60 ईयर की एज हो जाएगी उसमें क्या होता है थोड़ा आइडिया देता हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। टोटल फंड का 60% आप इन कैश कर सकते हो और बाकी 40% एज इट इज इंटैक्ट रहेगा, उस पर सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा मंथली। मतलब मान लीजिए मेरे पेंशन फंड में टोटल 1 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं 60 ईयर की एज तक, जितना पैसे मैंने लगाया प्लस इंटरेस्ट सब मिलाकर टोटल 1 करोड़ रुपए हो जाता है। तो मेरा पेंशन 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। अब मैं पेंशन फंड की जब पैसा निकालने के लिए जाऊंगा तो वो कहेंगे कि आप 60 लाख निकाल सकते हो मैक्सिमम। 60 लाख में निकालने के बाद घर बनाओ, घूमाओ, जो मर्जी करो, मेरी मर्जी। बाकी क्या मेरा 40 लाख बच गया, तो गवर्नमेंट वाले कहेंगे 40 लाख को हाथ में लगा सकते हैं आप। इसका इंटरेस्ट मान लेता हूँ 1% का इंटरेस्ट चल रहा है उसका मार्केट, तो हर महीने में को 40,000 रुपये मिलते रहेंगे। तो 40 लाख घटेंगे नहीं, वो ऐसे ही रहेंगे। मेरे बाद मेरे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वाइफ या बच्चा, उसको मिल जाएगा 40 लाख रुपये। ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए वहाँ लॉन्च कर रखा है कि सब लोग सारा पैसा निकाल लेते हैं, बच्चों को दे देते हैं, तो बच्चे केयर नहीं करते। घर कैसे चलेगा? बैंक वो तो ये भी सजेस्ट करते हैं कि स्टेटमेंट मत निकालो आप, 1 करोड़ रुपये पढ़ाना तो 1 लाख रुपये महीने का ब्याज आएगा, उससे अपना इजीली अपना जो खर्चे हैं निकालने हैं वो निकालते हैं। आपके फैमिली को 1 करोड़ मिल जाएंगे आपके डेथ के बाद, तो गवर्नमेंट अपने पास नहीं रखती पैसे, देखिए आपको ही। अच्छा, इस केस में मान लीजिए 60 की एज से पहले डेथ अगर हो जाती है तो सारा पैसा तुरंत मिल जाएगा, जो भी नौकरी लिख रखा होगा। 60 की से पहले डेथ हो जाती है, इतना पैसा जमा करा प्लस इंटरेस्ट उतने डेट का। नेक्स्ट टर्म है सर, अच्छा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था, पेज 30 क्वेश्चन 19, पेज 30 क्वेश्चन 19। हाँ जी, सी ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ो दोबारा।
सारे ऑप्शन आ गए, ए बी सी डी भी बोल दो भाई, डी करेक्ट है, मैंने बोला बस। कौन सा ट्रांसफर पेमेंट नहीं है, फिर से माइंड में फिट करो, ट्रांसफर पेमेंट किसे बोलते हैं सर? पैसे जा रहे हैं बदले में, कोई सर्विस नहीं आ रही, कुछ रिटर्न में नहीं आ रहा, उसे बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफर पेमेंट कौन सा नहीं है वो ढूंढ के बताओ। ऑप्शन नंबर ए टैक्स, अभी तो बताया था कि टैक्स ट्रांसफर पेमेंट होता है। जब मैं गवर्नमेंट को 2 लाख रुपए जीएसटी के भर रहा हूं तो गवर्नमेंट ना बदले में मुझे कुछ दे रही है, ट्रांसफर पेमेंट होता है, ए ऑप्शन। सी ऑप्शन स्कॉलरशिप, सर कुछ अचीव करा है, गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिली है, उसके बदले में भी कुछ रिटर्न नहीं करना होता, कोई सर्विस नहीं देनी होती, ट्रांसफर पेमेंट है। ऑप्शन नंबर बी सब्सिडी, सब्सिडी किसे कहते हैं सर? गवर्नमेंट के इंसेंटिव होते हैं। सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर आज की डेट में 899 रुपीज का आ रहा है, थोड़ा कुछ महीने पहले कोविड से पहले 600 रुपए का आ रहा था। 600 रुपए का कैसे आ रहा था? सिलेंडर तब भी 900 रुपए का ही था, गवर्नमेंट 300 रुपए सब्सिडी देती थी। मतलब क्या कॉन्सेप्ट था कि गैस सिलेंडर बनाने वाली कंपनी कहती है कि भैया हम तो गैस के 900 रुपए लेंगे। अब गवर्नमेंट को दिख रहा है कि आम आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता गैस सिलेंडर में 900 रुपए देना, गरीबी बहुत है, तो गवर्नमेंट कहती है उस गैस वाली कंपनी से कि काम कर तो सिलेंडर दे दे, उनसे 600 रुपए लियो बस, 300 रुपए तो कम नहीं। गैस कंपनी को बोलते हैं कि आपको 900 रुपए चाहिए, आपको 900 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन जो गैस सिलेंडर बुक कर रहा है उससे आप 600 रुपए लेना, बस 300 रुपए आपको हम देंगे। समझ में आ रही है बात? उस टाइम हमें 600 रुपए का पड़ रहा था। इस केस में काफी लोग फ्रॉड करने लग गए, ब्लैक मार्केटिंग करने लग गए कि 600 रुपए में लिया, आगे इसको महंगा बेच दिया, जैसे कॉमर्शियल यूज के लिए महंगा आता है। तो गवर्नमेंट ने क्या रूल चेंज करा? गवर्नमेंट ने बोला गैस एजेंसी वालों को इन लोगों से 900 रुपए लेना, और लोगों को क्या बोला कि आप 900 रुपए सिलेंडर वाले को दे दो, 300 रुपए आपके बैंक में ट्रांसफर कर देंगे एज द सब्सिडी। समझ में आ रही है बात? पहले कॉन्सेप्ट क्या था कि पैसे ही कम देने हैं 600 रुपए, बाद में कॉन्सेप्ट क्या है कि टोटल 900 रुपए देने हैं, 300 रुपए सब्सिडी आ जाएगी मेरे बैंक में। अब कोविड के बाद से गवर्नमेंट का बजट टाइट हो गया है, उन्होंने सब्सिडी बंद कर दी, और 900 रुपए की सिलेंडर खरीदते हैं, रिटर्न सब्सिडी कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या सीखा? सब्सिडी किसे कहते हैं सर? गवर्नमेंट लोगों को दे रही है, बदले में कुछ लोगों से ले नहीं रही है, फ्री में मिल रही है, एक तरह से स्कॉलरशिप। सही बात है? तो ये भी ट्रांसफर पेमेंट है। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द। तो आप एक काम क्या कर सकते हो, जहां पर हमने पेज नंबर 3 में पढ़ा था ट्रांसफर पेमेंट, लास्ट में एग्जांपल थे, वहां पर सब्सिडी भी लिख लो। ट्रांसफर एग्जांपल जो थे ओल्ड एज पेंशन, कॉमा टैक्सेस, कॉमा स्कॉलरशिप, वहां पे कॉमा सब्सिडी भी लिख लो। नेक्स्ट, कैपिटल गेन। तो इनकम टैक्स एक्ट में जब हम टैक्स देते हैं अपनी इनकम पर, तो उसके लिए फॉर्म फिल करना होता है। उस फॉर्म का नाम होता है इनकम टैक्स रिटर्न, उसे शॉर्ट में ITR कहते हैं। उस ITR में हम डिटेल्स लिखते हैं कि हमारी इनकम कहाँ से हुई, उस हिसाब से उसमें कॉम्प्यूटेशन भी बनाते हैं कि उस इनकम के हिसाब से हमारा कितना टैक्स बना, और उतना टैक्स हम जमा भी करके दे देते हैं। ये सारे काम होते हैं। इनकम टैक्स में 5 हेड बना रखे हैं। इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि हमारे हिसाब से इनकम 5 तरीके की हो सकती है, वो 5 तरीके लिखते हैं। सबसे पहला सैलरी, सर मैक्सिमम लोग एम्प्लॉई, एक बिजनेसमैन होता है उसके अंदर 100 एम्प्लॉई होते हैं, तो एम्प्लॉई ज़्यादा होते हैं प्रैक्टिकली फैक्ट्री के अंदर किसी। तो पहला जो हेड है वो सैलरी का। अगर मेरी आमदनी सैलरी से होती है तो मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और फिर डिटेल अपनी फिल करूंगा कि मुझे यहाँ सैलरी मिल रही है, इतनी सैलरी मिली वगैरह वगैरह। सैलरी के बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, इसके अंदर हाउस रेंट अलाउंस मिला है, डियरनेस अलाउंस मिला है वगैरह वगैरह, सब डिटेल मेंशन कर देंगे। अगर मेरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी मतलब रेंट की इनकम, प्रॉपर्टी है, ये लोग एग्जांपल दे रहे हैं, फैक्ट्री में रेंट नहीं आता, हमने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, वहां से रेंट मिल रहा है,
अगर मेरे वो वाली इनकम है तो उस ऑप्शन में क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिक कॉलम खुल जाएगा, वहाँ फिल करूंगा कि मेरी कितनी कितनी रेंट की इनकम होती है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना रेंट है। ग्रॉस प्रॉपर्टी जैसे रेंट है सर, अगर हम कैश में ले लेते हैं, ऐसे बोलते हैं कच्चे में लेना, मैंने कोई घर है 15-20 हज़ार 50 हज़ार में रेंट में दे दिया, उससे मैं कैश ले रहा हूँ, तो फिर मैं इसमें शो नहीं करता। अगर मुझे लगता है कि मुझे सारा काम पक्के में करके चलना, रेंट पे दे रहा हूँ जगह, तो एग्रीमेंट भी करवाऊंगा, एग्रीमेंट में लिखा होगा कितना रेंट है, और रेंट हर महीने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होकर के आएगा, उससे पता सेफ्टी रहती है, सामने वाला पैसा मार नहीं सकता। तो अगर अकाउंट में पैसा आ रहा है तो नंबर 1 का पैसा होता है वो, फिर हमें इनकम टैक्स में शो करना होता है प्रॉपर, टैक्स भरना होता है। अगर कैश में लेंगे तो ब्लैक मनी बनेगी। ब्लैक मनी, बिल्कुल ब्लैक मनी। बिजनेस और प्रोफेशनल में सिर्फ बिजनेस है या मैं प्रोफेशनल का मतलब सीए, डॉक्टर, लॉयर, तो उनका वो अगर प्रॉफिट इनकम होती है तो यहाँ दिखाई देगी। अदर सोर्स पे आता हूँ पहले, जो पहली 4 कैटेगरी में नहीं आई बट फिर भी कोई ना कोई इनकम है, तो वो लास्ट वाली में आई, जैसे कि एफडी पे इंटरेस्ट मिल गया, जैसे कि केबीसी में जीत करके आ गए पैसे, कोई भी अदर इनकम जो पहली 4 कैटेगरी में नहीं, वो लास्ट वाली में आएगी। चौथी कैटेगरी क्या है सर, जो टॉपिक है हमारा, चौथी कैटेगरी कैपिटल गेन। तो गेन का मतलब प्रॉफिट, गेन और प्रॉफिट में क्या फर्क होता है, किसी को ध्यान है? गेन और प्रॉफिट इन दो वर्ड में क्या फर्क होता है? जो नॉन रिकरिंग नेचर का प्रॉफिट होता है ना, उसे गेन बोलते हैं। जो रेयर होता है ना, उसे गेन बोलते हैं। जो रिकरिंग नेचर का होता है, बार बार होता रहता है, उसे प्रॉफिट ही कहते हैं। जो रेयर नहीं होता उसे गेन कहते हैं। तो कैपिटल गेन क्या चीज है सर? कैपिटल वर्ड क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? तो जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, तो अच्छा खासा पैसा लगाते हैं। पैसे लगाने को काम भाषा में कैपिटल पढ़ते हैं, हमने लेवल में पढ़ा अकाउंट में। कोई प्रॉपर्टी मैंने खरीदी 10 लाख रुपए की, और कई साल उसको अपने पास रखा और फिर बेची उसको 15 लाख, तो 5 लाख जो है वो कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन है। अगर बेच दिया तो रियलाइज्ड कैपिटल गेन, नहीं बेचा तो अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन। रियलाइज्ड मतलब जो रियलाइज हो गया, पैसा मिल गया, बेचने पर ही पैसा मिलता। अनरियलाइज्ड मतलब बेचा नहीं होता लेकिन वैल्यू बढ़ चुकी है मार्केट में, तो ये अनरियलाइज्ड कहलाता है। पढ़ते हैं एक बार कैपिटल गेन में क्या लिखा होगा? एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स और फाइनेंशियल एसेट्स। जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी हो, कैपिटल एसेट में मशीनरी हो सकती है या फर्नीचर हो सकता है। फाइनेंशियल एसेट का मतलब शेयर्स, एफडी। ओवर द टाइम, एक लंबे टाइम के बाद, दैट गिव्स इट अ हायर वर्थ देन द परचेज प्राइस। खरीदने जिस प्राइस में खरीदा था उससे ज्यादा वैल्यू मिल रही है। The gain is not realized until the asset is sold। जब तक बेचोगे नहीं, रियलाइज नहीं होगा, तब तक वो अनरियलाइज्ड गेन कहलाएगा। बेच देंगे तो रियलाइज्ड गेन। नेक्स्ट, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तुमने पढ़ा था वेजेस, मतलब जो लेबर को पेमेंट मिल रही है, जो हेडिंग नंबर 1 में आ रहा, ये वो है। अभी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मान लीजिए मुझे सैलरी मिल रही है इतने रुपए, बोनस मिल रहा है इतने रुपए, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है इतने रुपए। ये हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? अगर मैं ऑफिस के काम से, मान लीजिए जॉब लगी मेरी किसी और सिटी के अंदर, तो वहाँ पे मेरा घर तो है नहीं, मुझे किराए का घर लेना पड़ेगा, मेरा किराए का खर्चा होगा, ये भी तो खर्चा होगा। तो कंपनी वाले मुझे हाउस रेंट अलाउंस देते हैं, हाउस का रेंट नाम से आपको अलग से पैसे दिए जाते हैं। पढ़ते हैं पेमेंट टू लेबर फैक्टर, एम्प्लॉइज, वर्कर्स, इनको पेमेंट जो हो रही है इन कैश और इन काइंड। सर काइंड का मतलब देखिए ध्यान से, सर सैलरी जो है वो कैश की बजाय किसी और फॉर्म में दी जाए तो वो भी सैलरी ही कहलाएगी। समझे इस चीज को? ये कॉन्सेप्ट करीब 2 से 3 साल तक टैक्स की चोरी चली थी, तब इसमें अमेंडमेंट आई थी काइंड वाली। समझे इस चीज को थोड़ा सा?
सर मैं कंपनी में एम्प्लॉय हूँ और मेरे को सैलरी मिलती है सपोज 10 लाख रुपए साल की। तो जैसे मुझे कंपनी वालों ने सैलरी दी तो गवर्नमेंट वाले को दिख गई कि 10 लाख रुपए सैलरी मिल रही है इसको, 2 लाख रुपए टैक्स बनता है, तो अकाउंट 2 लाख रुपए मेरे को गवर्नमेंट वाले ले जाते हैं, मेरे पास 8 लाख बचते हैं बस। ठीक, मैंने कंपनी वाले से क्या बोला कि सर मेरे को सैलरी नहीं, काम करो कैश में मत दो, अपनी ही कंपनी के शेयर्स मुझे दे दो 10 लाख रुपए, पैसे मत दो। 10 लाख रुपए के आप मुझे शेयर्स दोगे, वो शेयर्स मैं शेयर मार्केट में बेच लूंगा, 10 लाख रुपए आ जाएंगे मेरे पास। तो वो सैलरी तो मुझे मिली नहीं, नेक्स्ट तो जाएगा नहीं गवर्नमेंट, समझ में आ रही है बात। फिर अमेंडमेंट के लिए गई कि सैलरी इन कैश मिले या इन काइंड मिले, दोनों शेयर्स भी हो सकते हैं। मैं अपने बॉस को बोलूँ सर गोल्ड के बिस्किट्स खरीद करके दे दीजिए 10 लाख रुपए के, मैं उसको बेच दूंगा शॉप पे जाकर, है ना। तो मुझे कार लेनी है सर 10 लाख रुपए की, आप सैलरी में तो कार ले 10 लाख रुपए की, मेरे क्या इनकम नहीं होगी? वो इनकम तो तब भी है, फ्री में कोई भी चीज़ मिल रही है तो इनकम है ना। तो कैश में मिले कि काइंड में मिले, वो इनकम। फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेजेस आ गई, बोनस आ गई, पेंशन आ गया, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सिक्योरिटी की स्पेलिंग गलत है, आप देख सकते हो, ठीक करनी है आपको। तो थर्ड वाला लेटर है आर, वो एक्स्ट्रा आ गया बस। ये क्या है? सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे कि पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, सोशल सिक्योरिटी स्कीम बोलते हैं इसको, वहां पैसा जो लगा रहा है। जी बढ़े आगे। सर एक एम्प्लॉय का राइट होता है, जैसे आपने कार्ड वाली बात बोली, तो शेयर दे दो, ये कर दो, तो राइट होता है? नहीं, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की आपस की एडजस्टमेंट है। एम्प्लॉयर कोई बाउंड नहीं है कि जैसे एम्प्लॉय बोलेगा मैं वैसे ही करूँगा। एम्प्लॉयर के पास पूरा राइट है, भाई मैंने तेरे स्ट्रक्चर में पढ़ा, जितनी सैलरी वही दूंगा। एडजस्टमेंट कैसे होती है? एडजस्टमेंट ऐसे होती है कि सर मान लीजिए जैसे मैं एम्प्लॉयर से बोलता हूँ कि सर मेरी सैलरी 10 लाख रुपए, 2 लाख टैक्स बन जाता है, मेरे को 8 लाख ही बचते हैं। एक काम करो आप मुझे 9 लाख रुपए सैलरी दे दो, लेकिन इस फॉर्म में देना कि मेरे घर में टैक्स ना जाए, 1 लाख आपको फायदा, 1 लाख आपको फायदा, ठीक है। तो तब वो एग्री होता है, वरना वो क्यों हेडेक ले किसी की, इसी वजह से वो क्यों हेडेक ले। प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म के अकॉर्डिंग पेमेंट करनी होती है टीचर्स, लेकिन स्कूल वाले जो हैं मतलब डिमांड ज़्यादा है टीचर्स की, सब पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं इंडिया के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है इंडिया के अंदर, जॉब्स नहीं है इंडिया के अंदर। तो एक स्कूल में अगर 5 टीचर की वैकेंसी है तो 5000 एप्लीकेशन आती है। तो स्कूल वाले क्या करते हैं, हम टीचर्स को कहते हैं कि देखो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से 60,000 रुपये सैलरी, हम आपको 20,000 रुपये करते हो तो करो। 20,000 में भी अच्छे खासे खूब क्वान्टिटी के लोग रेडी हैं, उसमें जो टॉप का क्वालिफाइड होगा उसको रख लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को सर अलाउड है, गवर्नमेंट का रूल है 60,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए, क्या करें? तो एम्प्लॉई को 60,000 रुपये का सैलरी का चेक देंगे और 40,000 रुपये से कैश लेंगे। प्रैक्टिकली हो रहा है, आप सबके स्कूल में भी हो रहा है, नौ में है टीचर्स, तो इसलिए पता है उनको प्रैक्टिकली प्रेसिडेंट वगैरह फाइल होती है, तो उनको सैलरी प्रॉपर मिल रही है पूरी और बाकी वो कैश देना पड़ता है। प्राइवेट में हो रहा है जो टैक्स हो रहा है, टैक्स देते हो 60,000 रुपये टैक्स जाएगा। हाँ जी, देखो 5 लाख रुपए तक तो इनकम टैक्स वैसे भी नहीं लगता साल का, ठीक है। उसके बाद अगर मेरी LIC करवा रखी है, NPS करवा रखा है तो और टैक्स सेविंग हो जाती है। प्रैक्टिकली मेडिकल क्लेम वगैरह सब कुछ लगाऊं ना तो साल की 8 लाख रुपए तक की इनकम पे 1 रुपये टैक्स दे जाता है। अगर टैक्स प्लानिंग करते हैं हम तो साल की 8 लाख रुपए कमाओ, नंबर 1 में कमाओ और 1 रुपये टैक्स देते हैं। तो सैलरी उस हिसाब से देते हैं कि उनका टैक्स भी ना बने, फिर उनको और बर्डन ना, और स्कूल वालों में भी प्रॉफिट हो जाए। स्कूल वालों में प्रॉफिट हो जाता है, 60,000 सैलरी का चेक जा रहा है, एक्सपेंस 60,000 का शो हो रहा है, साल का प्रॉफिट और कम हो गया, टैक्स बहुत कम हो गया, ठीक है। उसमें लास्ट में लिखी हुई थी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर अलग होता है, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय अलग होता है।
देखिए इस चीज को, इमेजिनरी अमाउंट परसेंटेज लेके चल रहा हूँ, तो परसेंटेज दे रहा हूँ एक्चुअल नहीं है, इमेजिनरी लेके चल रहा हूँ। सपोज मेरी सैलरी सर 1 लाख रुपए महीना है, तो पेंशन फंड का ये रूल है कि मेरी सैलरी में से 12,500 रुपए काटे जाए और ये पेंशन फंड में जमा कर दिए जाए। इतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से देगा और मेरे पेंशन फंड में हर महीने 25,000 रुपए जमा हो जाएंगे। परसेंटेज चेंज होती रहती है हर साल, कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है। मैंने परसेंटेज ली है 12.5% की अभी। 1 लाख रुपए पे 12.5%, 12,500 का महीना, इतना मेरी सैलरी से कट जाएगा। मतलब मुझे बोली गई 1 लाख रुपए सैलरी, और महीने के एंड में अकाउंटेंट जब मुझे सैलरी देगा तो 87,500 देगा, 12,500 के पेंशन फंड में जमा होगा गवर्नमेंट का। 12,500 एम्प्लॉय अपनी जेब से देगा। तो बेसिकली मान लीजिए मैं एम्प्लॉयर हूँ, बॉस हूँ, तो मेरे को सैलरी 1,12,500 पड़ रही है ना, 12,500 और देना पड़ रहा है अपने पॉकेट से। समझ पा रहे हैं आप? एम्प्लॉय को हाथ में मिल रहे हैं 87,500, एम्प्लॉय के पेंशन फंड में जमा हो रहा है 25,000। 12.5 एम्प्लॉय की सैलरी से कटा, 12.5 एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से भरा, 25,000 जमा हो गया ना उसके फंड में। एम्प्लॉयर को सैलरी तो 1,12,500 पड़ी। समझ पा रहे हैं आप सभी? इतना पैसा जमा हो गया और उस पर इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, उसके 8% का इंटरेस्ट होता है साल का, 8.5%। अब देखो ध्यान से, अब जो यहाँ पर पॉइंट की बात करी गई है वो बात करी गई है एम्प्लॉयर वाले के लिए। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय की टोटल सैलरी पहले ले ली हमने। एम्प्लॉय को तो जैसे लिखा स्टार्टिंग में वेजेस की सैलरी, तो 1 लाख पूरा आ गया उसके अंदर, ये भी आ गया, लेकिन इसके अंदर ये नहीं आया था, तो ये इसको हमने अलग से ऐड करा और टोटल 1,12,500 जमा हुई उसकी। समझ पा रहे हो? एम्प्लॉय की सैलरी कितनी हो गई? 1 लाख सैलरी बोली है मेरे को, तेरे हाथ में 87,500, लेकिन एक्चुअल में मेरी सैलरी तो 1,12,500 है। 25,000 मेरी तो है, वो मेरे नाम पे जमा हुआ है, मुझे मिलेंगे फ्यूचर में। समझ आ रही है बात? इसलिए सैलरी के अंदर कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर जोड़ा जाता है, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय नहीं, ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है। हाँ जी, जरूरी होता है। गवर्नमेंट वाले में जरूरी है, प्राइवेट की ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब वेल सेटल्ड हैं उनके यहाँ होता है। और हम हर कोई चाहता है कि पेंशन का फंड मतलब सब गवर्नमेंट जैसी फैसिलिटी। नेक्स्ट है जी ऑपरेटिंग सरप्लस। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्शन मनी लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। मतलब सर फैक्टर इनकम में 4 इनकम पढ़ी थी हमने, सैलरी की, प्रॉफिट की, रेंट की और इंटरेस्ट की। उसमें एम्प्लॉय वेजेस वाली हटा दो, बाकी 3 इनकम जोड़ दो, तो ऑपरेटिंग सरप्लस। वेजेस को हटा करके बाकी जो 3 बची उसका नाम रखा हुआ है ऑपरेटिंग सरप्लस। इट इज द सम ऑफ इन जो जोड़ करके रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। कौन सी चौथी चीज नहीं ली? वेजेस नहीं। क्लियर हो गई बात? सब्सिडीज पढ़ा था मैं, सब्सिडी वर्ड का मीनिंग जो गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलते हैं बिजनेसमैन को फ्री ऑफ कॉस्ट। A subsidy is an amount of money given directly to firms by the government to encourage production and consumption. It reduce the market price. नंबर बन जाता, सिलेंडर 900 की जगह 600 में मिल रहा था, मार्केट प्राइस रिड्यूस हो गया सब्सिडी के वजह से। फर्म को डायरेक्टली दे रहा है ताकि प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो कंजम्पशन भी ज्यादा होगा, मतलब सर्कुलेशन मार्केट में चलता रहेगा। गवर्नमेंट सब्सिडी जनरली वहां देती है जो टाइप ऑफ बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा। स्टार्टअप बिजनेस की बात करो, 3 साल तक टैक्स हेवन वाला पीरियड चलता है। टैक्स हेवन मतलब जितना भी कमाओ, करोड़ अरबों रुपए कमाओ, नंबरिंग में कमाओ, 1 रुपया टैक्स नहीं देना पहले 3 साल तक। स्टार्टअप को ये सब्सिडी दे रहे हैं, तभी स्टार्टअप में ज्यादा लॉन्च होगा। जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, तो कुछ कजन्स वगैरह रिलेटिव वगैरह होंगे, तो उनको सुनने में आपको 30 लाख का पैकेज है, 40 लाख का पैकेज है, सर 1/3 से ज़्यादा सैलरी टैक्स में चली जाती है। और
पेंशन के पैसे कट गए, उसके पैसे कट गए तो इन हैंड आधी सैलरी मिलती। अपना बिजनेस अगर हम करते हैं उसमें तो पहली बात तो यही है कि काफ़ी चीज़ जितने नंबर 2 में हो सकती है वो नंबर 2 में शिफ्ट करता है इंसान, कि जो कैश शो ना हो अकाउंट में, एक शो करता तो वो सब टैक्स फ्री हो गया, टैक्स देने की एक तरह से। और जो टैक्स देना भी है उसमें खर्चे ज़्यादा से ज़्यादा दिखा करके प्रॉफिट कम से कम दिखा देंगे। मतलब कमाई 10 करोड़ रुपए की हो रही है लेकिन 10 करोड़ खर्चे दिखा देंगे, फेक प्रॉफिट टैक्स दे दो। टैक्स देने में बिजनेसमैन बहुत रेयरली बहुत कम टैक्स देता है, मतलब अल्टीमेटली बहुत अच्छा है। मतलब बोलो एक सैलरी वाला 30 लाख कमा रहा है, एक बिजनेसमैन 30 लाख कमा रहा है, तो सैलरी वाला 30 लाख के लिए 20 लाख ही कमा रहा है, वो टैक्स में लगाता है। बिजनेसमैन 30 लाख वाला तो 28 लाख का कमाएगा। तो सब्सिडी गवर्नमेंट वहाँ देती है जहाँ पर उसको हमें बढ़ावा देना। लोग जॉब जैसे कहना मैंने कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है इंडिया के अंदर, जॉब नहीं मिल रही लोगों को, तो गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि जॉब लोग मांगे ही ना, अपने बिजनेस करने लग गया। हर कोई पर्सन तो जॉब मांगी गई, वैकेंसी की दिक्कत ही नहीं आएगी, तो गवर्नमेंट ने बेनिफिट दे दिया, अपना बिजनेस खोलो 3 साल का टैक्स फ्री। गवर्नमेंट स्कूल्स में तो अभी से जो शोज वगैरह भी देखा होगा करीब करीब 10-20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, जहाँ पर बच्चों का ग्रुप बनाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पढ़ने को बताते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का ग्रुप बना दिया, उनको 10-15 हज़ार रुपये दे दिए, या कोई बिजनेस का माइंड लगा के सोचो, कोई आइडिया सोचो बिजनेस का, प्रोजेक्ट बनाओ, खर्च करो, उसको पैसे एक्चुअल में पैसे दिए हो, और साथ मतलब रिपोर्ट दे देना 1 महीने बाद कि कहाँ पैसे खर्च करा, आपने क्या क्या बनाया। अच्छा लगेगा तो फिर सोच जी के सामने लेकर के जाएंगे आपका आइडिया, और जो और कैपिटलिस्ट होंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं उसको, बिजनेस में बड़ा होगा उसमें, वो पैसा लगाएंगे, आपका आइडिया अच्छा होगा। ये वैकेंसी हो रही इसी पर्पज से हो रही है, जो सोच रहे हैं कि भाई वैकेंसी जो नहीं शॉर्टेज हो पा रही है, जॉब की शॉर्टेज हो पा रही है, वो काफ़ी हद तक भर जाएगी, इससे लोग अपना बिजनेस करेंगे। क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई पर अपना बिजनेस करेगा, कई बार तो वो जॉब नहीं मांग रहा, एक सीट तो वो खाली होगी, अपना बिजनेस करेगा तो अपने अंदर 10 लोग लगेगा, 10 जॉब और क्रिएट करेगा। सब्सिडीज से वही मिलती है या गवर्नमेंट को बढ़ावा देना होता है उस टाइप की बिजनेस, या फिर सब्सिडी होती है एरिया वाइज, कोई एरिया डेवलप नहीं हो पा रहा है, पिछड़ता जा रहा है, उस एरिया में सब्सिडी दे दी, इस एरिया में काम को तो टैक्स नहीं देंगे, या पैसा देंगे अपनी जेब से। आगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब कितना आपने गुड्स बनाए, ध्यान से देखो। अगर 10 लाख रुपए की गुड्स की मैंने सेल करी तो वो गुड्स बनाए हैं, वो आउटपुट की वैल्यू हुई। क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब सर सामान बनाया इस साल लेकिन इस साल बिक नहीं पाया, तो आउटपुट तो ये भी बनाया है मैंने, और 14 लाख का आउटपुट बनाया। सर 1 लाख का ओपनिंग स्टॉक का मतलब लास्ट ईयर नहीं बिक पाया था, इस साल बिक गया। ये 1 लाख का सामान इस साल नहीं बनाया क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है, इस साल बनाया कितना 13 लाख, क्या क्या वैल्यू आपको समझ पा रहे हैं। बड़े ध्यान से, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अंडरलाइन कर लीजिए चेंज इन स्टॉक, और वहां लिख लीजिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अंडरलाइन कर लीजिए चेंज इन स्टॉक, वहां लिख लीजिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये जो चेंज इन स्टॉक टर्म है ना, ये अकाउंट्स में भी आने वाली है 12th में, और अकाउंट्स का फॉर्मूला अलग है। अकाउंट्स के चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और इकोनॉमिक्स में है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अकाउंट्स का लॉजिक अकाउंट्स की क्लास में बताऊंगा। वापस से देखते हैं कि वाली क्लास में क्या है क्लोजिंग स्टॉक। 1 लाख का सामान पहले से गोदाम में रखा था साल की शुरुआत में, अब रखा हुआ है 4 लाख का, मतलब 3 लाख का बढ़ाया है गोदाम, 3 लाख का बनाया है इस साल, और 10 लाख का भी क्या भी बनाया है, 13 लाख का बनाया है। आउटपुट की वैल्यू 13 है। समझ पा रहे हैं फॉर्मूला इजी है बिल्कुल, सुना के तो कर पाएंगे एग्जाम। ये था जो वैल्यू आउटपुट का, जो वैल्यू एडेड, कितनी वैल्यू बढ़ी,
इट इज अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ अ फर्म, वैल्यू आउटपुट का मतलब जो हमने अभी भी ऊपर पढ़ा, एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स बॉट फ्रॉम अदर फर्म्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। मतलब सिंपल सी बात, क्वेश्चन ये कह रहा है सर 3 लाख का सामान खरीदा और 5 लाख का बेचा तो 2 लाख है वैल्यू एडेड। 11th में क्वेश्चन बनाइए जीएसटी वाले आपने, आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी में डिफरेंस ये तो है वैल्यू एडेड। तीन लाख का सामान खरीदा, इनपुट जीएसटी दिया 10% के हिसाब से 30,000। ये 3 लाख का सामान मैंने 4 लाख में बेचा, आउटपुट जीएसटी 10% 40,000। अब आपको कितने पैसे दूंगा मैं? 10,000। दिस इज वैल्यू एडेड, डिफरेंस इन द वैल्यू, जितने का खरीदा और जितने का बेचा इसमें जो डिफरेंस है वही वैल्यू एडेड। लास्ट में लिखा है वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बाद में इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहते हैं? जो गुड्स हम ले रहे हैं बिजनेस में यूज करने के लिए। यानी बाद में फर्स्ट क्लास के अंदर में चैप्टर है कैसे वो वीडियो जो मैं मैन्युफैक्चर करता जी, मैं वो वीडियो में जो मैं मैन्युफैक्चर करता आउटपुट के अंदर इंक्लूड होगा ना वैल्यू आउटपुट के अंदर। इस वाले टर्म के अंदर मैंने वैल्यू आउटपुट एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि पिछले वाले टर्म में आ गया। स्कूल में आपके चैप्टर नहीं चल रहा है तो अभी इसको लिमिटेड ही बता के चल रहा हूँ मैं, ध्यान से समझेंगे। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम ये दो का मीनिंग समझ लें। इसी का दूसरा नाम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब डोमेस्टिक इनकम बोलो या डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलो एक बात। इसी का दूसरा नाम नेशनल प्रोडक्ट, मतलब नेशनल इनकम बोलो या नेशनल प्रोडक्ट बोलो एक ही बात। इंडिया मेन इनकम और इंडियन की इनकम पर समझने की कोशिश करें। डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं? जो इंडिया में इनकम हो रही। नेशनल इनकम किसे कहते हैं? जो इंडियन की इनकम हो रही। इंडिया में मतलब एक एरिया डिसाइड हो गया, ये सपोज इंडिया है कि और ये यूएसए है। मिस्टर ए जितनी इनकम ना इंडिया के अंदर हो रही है वो डोमेस्टिक इनकम। अब उसका इसमें जो इंडिया के लोग हैं वो तो होंगे, कोई बाहर का पर्सन है वो भी इंडिया में कमा रहा है, कमाई तो इंडिया के अंदर हो रही है। मतलब कमा इंडियन रहा है या बाहर का पर्सन रहा है वो नहीं देख रहा कि कमा कौन रहा, इंडिया में कमाई हो रही, इसी डोमेस्टिक इनकम। सही। नेशनल इनकम इंडियन की इनकम, सर मिस्टर ए इंडिया में भी कमा रहा है, एक बिजनेस बाहर कर रखा है वहां पर भी कमा रहा है, दोनों को मतलब इंडियन की इनकम, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर, इनकम इंडियन की होती है तो नेशनल। तो अगर दिया हुआ डोमेस्टिक एग्रीगेट के अंदर पहला टर्म डोमेस्टिक इनकम है, ध्यान से। इट इज द फैक्टर इनकम। अभी फैक्टर इनकम मतलब चारों फैक्टर को जोड़ देंगे, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, क्या है? accruing to the owners of factor production for supplied factor services within domestic territory। domestic territory में पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, जो ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का वो वाला। आगे फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, नेक्स्ट पेज पर आ गया।
टॉपिक दिया हुआ है नेशनल एग्रीगेट, इसमें पढ़े सेकंड वाला पैरा। टॉपिक दिया हुआ है नेशनल एग्रीगेट्स, इसके अंदर पढ़े सेकंड वाला पैरा। लिखा हुआ है जी नेशनल इनकम, पढ़े ध्यान से। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स अर्न्ड by normal resident of a country in the form of wages, rent, interest and profit during an accounting year in domestic territory as well as abroad. मीन क्या था? सेकंड लाइन में नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, मतलब इंडियन की इनकम होनी चाहिए, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो। इंडियन की इनकम है तो नेशनल इनकम, इंडिया की इनकम है तो डोमेस्टिक। ये हमारी जितनी बात जब इंडिया और इंडियन लिखे दोनों के साथ ना ध्यान रहेगा। तो हमने पढ़ा कि डोमेस्टिक इनकम, वहां पर ऐसे लिखे इंडिया, तो जहां पे आपने पढ़ा नेशनल इनकम वहां लिखे इंडियन। थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा हमने क्या पढ़ा। जो स्टेट यूएसए में जो बिजनेस चल रहा है, जो उसका टैक्स है वो यूएसए की गवर्नमेंट को दे रहा है, इंडियन की गवर्नमेंट को दे रहा है। ये ना इंडिया और यूएसए की आपस की गवर्नमेंट का सेटअप होगा, इसे कहते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। एक चैप्टर आता है जिसे ये पढ़ना है। उसमें क्या होता है कि हर एक कंट्री आपस में एग्रीमेंट करती है कि इस टाइप की इनकम हमारी कंट्री टैक्स ले लेगी, इस टाइप की इनकम की आप गवर्नमेंट टैक्स ले लेगा, सेटअप आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं। अगर वो मिस्टर ए यूएस में टैक्स दे करके आ गया तो वो इंडिया में आके दिखा के यूएस में टैक्स दे करके आ नहीं, हम उससे यहाँ पर टैक्स नहीं देगा। ये इशू हुआ था जब क्रिकेटर्स, इंडिया के क्रिकेटर्स बाहर जाते थे मैच खेलने के लिए और वहां से उन्हें कुछ इनाम मिलता था, किसी को कार मिल गई, किसी को प्राइज मनी मिल गई, तो वहाँ की गवर्नमेंट टैक्स मांगते थे, यहाँ गवर्नमेंट टैक्स मांगती थी। तब ये इशू बहुत आता था, तब ये एग्रीमेंट बनने स्टार्ट हुए। हर कंट्री के बीच में ऑलमोस्ट एग्रीमेंट है, इसे बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 3। बताइए जी कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन बी ऑप्शन। आंसर कब होता? जब डोमेस्टिक इनकम होता है क्वेश्चन के अंदर। इकोनॉमिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की इनकम देखनी होगा तो डोमेस्टिक इनकम में देखते हैं ना, वो तो रेजिडेंट होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। ये कौन से में नेशनल इनकम में देखते हैं? उसमें नेशनल इनकम पूछा हुआ था, इसलिए सी ऑप्शन रेजिडेंट होना चाहिए वो इनकम नहीं हो रही है। ठीक है, ध्यान रहेगा। इस चैप्टर का सर बेसिक वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट बचा है। बेसिक वाला पार्ट काफी चैप्टर्स में काम आना है। ये चैप्टर आपकी बुक में पहले चैप्टर में क्यों है? पहले चैप्टर में इसीलिए है क्योंकि इसके काफी टर्म्स, जैसे हम बजट चैप्टर पढ़ेंगे या और चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसमें काफी बारी और नेशनल इनकम वगैरह आएगा, डोमेस्टिक इनकम आएगा, फैक्टर इनकम आएगा, तो इन वर्ड्स की मीनिंग बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ये वर्ड आपके क्लियर करा दिए गए हैं। इस चैप्टर को यहीं पॉज दे करके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाए। इस चैप्टर का आपको जितना पढ़ाया गया उसका टेस्ट देना है। अब टेस्ट में सैटरडे को लूँगा क्लास में, संडे को तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। सैटरडे को अपने नॉर्मल टाइम 6 बजे आप टेस्ट करेंगे। ट्यूसडे को नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करके गवर्नमेंट बजट। आप सबसे मैंने मैसेज पर पूछा था चैप्टर कौन सा आ रहा है, चल रहा है आपके स्कूल में। मेजॉरिटी ने मनी एंड सप्लाई कहा था, वो आपका हो चुका है। उसके बाद सेकंड नंबर पर सभी ने गवर्नमेंट बजट बोला, तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट बजट। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा मैसेज पर अभी कोई चैप्टर आप कौन सा कर रहा है, तो मैं वही स्टार्ट कर पाऊँ मेजॉरिटी के स्कूल में आ रहा है। ठीक है जी, अब सैटरडे को टेस्ट है, इसी चैप्टर का कितना पोर्शन पढ़ाया है सिर्फ उतने पोर्शन का, और ट्यूसडे को चैप्टर नया स्टार्ट।